Jai Hind aspirants, after a long time we are going to talk about some idioms and phrases. देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 idioms एंड phrases। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का 2025 का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस रोल प्ले करेंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लस इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है idioms एंड phrases की, वो सारे PYQs हैं, पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, और उनको पढ़ लो अच्छे से, उनके नोट्स बना लो। और मैं बता दूं डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे और बनते ही हैं। आपके कोई से भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एनडीए सीडीएस एफकैट, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है। तो अगेन आई विल रिपीट, इनकी नोट्स बना लीजिए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये कि ये है टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम, आप यहाँ से जा के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या न्यूज़ में देखा होगा, कुछ ऐसे समंदर होते हैं ना जो एकदम पूरी तरीके से जम जाते हैं, है ना। ओशन जब जम जाता है, उधर आप अंटार्कटिका वगैरह में देखोगे, तो एक स्पेशल उसकी शिप होती है, वो क्या करती है, वो बर्फ़ तोड़ने का काम करती है। तो ऐसे पूरा समंदर होगा और उसमें एक कोई शिप होगी जो कि बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी, तो पीछे क्या होगा, रास्ता बनता हुआ जाएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि एक शिप बर्फ को तोड़ करके आगे बढ़ रही है ताकि पीछे वाले सही तरीके से उस रास्ते पे जा सके। तो इसका मतलब होता है, मान लो एक कमरा है और सब लोग एकदम शांति से बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, एकदम शांत है। कोई एक व्यक्ति उठेगा, जिनमें से उनमें से कोई एक व्यक्ति उठेगा और अपनी बात शुरू करेगा, तो क्या हुआ, चुप्पी खत्म हो गई, फिर धीरे धीरे सभी बात करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो आइस जमी थी, जो वहाँ पे चुप्पी बनी हुई थी, उसको किसी एक बंदे ने ख़त्म किया और फिर कन्वर्सेशन प्रॉपरली स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल, इसी को कहते हैं ब्रेक द आइस। क्वेश्चन नंबर 2, बर्न द मिडनाइट ऑयल। आधी रात में अगर तेल जला रहे हो तो वो क्या मतलब हो सकता है? इसको ऐसे याद कर सकते हो। ऑप्शंस में अगर देखो, टू वेस्ट रिसोर्सेज, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, टू रिलैक्स ऑल नाइट, या फिर टू बर्न समथिंग। देखो आपने देखा होगा, आजकल तो खैर इलेक्ट्रिसिटी का टाइम है, हर जगह लाइट अवेलेबल है ऑलमोस्ट। पहले के समय में क्या होता था, चिमनी जला करके या लालटेन जला करके हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो केरोसिन का तेल पड़ता था, और जब तक वो तेल ख़त्म ना हो जाए तब तक वो बंद नहीं होती थी, ऐसा होता था। चिमनी और लालटेन चलती थी पहले के ज़माने में। तो जब हम लोग बैठ के पढ़ते थे, काफ़ी कई बार ऐसा होता था, काफ़ी रात हो जाती थी, आधी रात हो जाती थी, बैठ के पढ़ते रहते थे उसी उसी की रोशनी में। तो इसका मतलब ऐसे हो गया ना कि आधी रात तक अगर आप वो तेल जला रहे हो, इट मीन्स कि आप आधी रात तक बैठ के पढ़ रहे हो, वो तेल जला करके, वो चिमनी जला करके। सो अब उसमें पढ़ाई करो या कोई काम करो, तो बेसिकली उसी में ही, उसी की रोशनी में ये काम सारे होते थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। अगला प्रश्न है, अ थॉर्न इन द फ्लैश, इसका क्या मतलब हो सकता है इस इडियम का? ऑप्शंस हैं, अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, अ मेडिकल प्रॉब्लम, और अ फ्लावर। देखो, थॉर्न का मतलब होता है कांटा और फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो आपने देखा होगा जो नॉनवेज खाते हैं, और जो स्पेशली अगर मछली खाते हैं, तो मछली में कांटे होते हैं, वो जो मछली की हड्डियाँ होती हैं उसी को कांटे बोलते हैं लोग। तो जब आप, मतलब जो भी लोग कंज्यूम करते हैं, जब उसको खाते हैं ना, तो वो कांटे चुभते हैं मुंह में, तो वो क्या करता है, आपके खाने के एक्सपीरियंस को खराब करेगा। तो उससे क्या होगा, आप चिड़चिड़े हो गए, मतलब परेशान होते हो ना। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खाने को मिल रही है जो एकदम स्मूथ है, कोई भी उसमें कांटे नहीं है, कुछ भी उसमें रोक टोक नहीं है, तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें कांटे आ जाएंगे तो खराब लगेगा। तो वही है, अगर आप मछली खा रहे हो, उसमें कांटे लग गए, तो वो दिक्कत करेगा। वही होता है अ थॉर्न इन द फ्लैश। उसी को इडियम के तौर पर अगर यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉप द बॉल, गेंद छोड़ दिया। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। अगर ऑप्शंस में देखें, टू मेक अ मिस्टेक, टू कैच समथिंग, टू स्टार्ट अ गेम, या फिर टू थ्रो अप। मतलब इसको क्रिकेट से याद कर लो। बॉल जब आती है कैच के लिए, कैच अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, गलती हो गई ना भाई, वो विकेट ले सकते थे आप, बट अब नहीं ले पाए, आपकी गलती से आप मैच हार भी सकते हो। तो बॉल छोड़ना, वो क्या हो गया, आपकी एक मिस्टेक थी।
सो ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का क्या मतलब होता है? बिल्ली के गले में बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक बार क्या हुआ, अब चूंकि बिल्ली क्या करती है, चूहों को खाती है, तो सारे चूहों में एक सलाह बनी कि देखो एक काम करते हैं ना, बिल्ली आती है हमें मार के चली जाती है हमारे सदस्य को, और हमें पता भी नहीं चलता है, ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उनमें से लोगों ने सलाह बनाई और एक किसी बुजुर्ग चूहे ने कहा कि काम करते हैं, बिल्ली के गले में बांध देते हैं घंटी, तो अगली बार से जब भी वो आएगी पता चलेगा, हम सतर्क हो जाएंगे और हम भाग लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो भी बांधने जाएगा बिल्ली उसको खा के ख़त्म कर देगी। तो ये बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है, बड़ा मुश्किल टास्क है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो उसी को इडियम के तौर पे बना दिया गया कि अगर कोई मुश्किल कार्य हो तो उसको कह देते यार ये बिल्ली के गले की घंटी बन गई है। सो टू बेल द कैट का मतलब है टू फेस अ रिस्की और डेंजरस टास्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखो, इसको एज इट इज आदमी के हेड से कंपेयर मत करो। देखो इसका मतलब क्या हो सकता है, टू मेक अ नॉइज, टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू इंजर वन सेल्फ, या फिर टू स्टार्ट अ वर्क। देखो एक नेल क्या होती है, ऐसे ही होती है ना, ऊपर उसका ऐसे गोल सा होता है और नीचे ऐसे पॉइंटेड सा होता है। तो देखो जब भी आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कील को, नेल को अगर किसी लकड़ी में ठोक रहे हो, तो अगर आप इधर उधर कहीं भी फोर्स लगा तो क्या होगी, वो नेल टेढ़ी हो जाएगी और वो ढंग से, मतलब प्रॉपरली वो इंसर्ट नहीं होगी। तो अगर उस कील को प्रॉपरली एक सरफेस में अच्छे तरीके से ठोकना है तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको वार करना पड़ेगा हथौड़े से। उसका जो हेड है एग्जैक्ट वहाँ पे जब आप ठोकर मारोगे तब वो सही तरीके से अंदर जाएगी, है ना। तो जब आप ये बात करते हो कि नेल के हेड पे आपको हिट करना है, तो इसका मतलब ये बात कर रहे हो उसी को इडियम के तौर पे कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम करो जो एग्जैक्टली राइट हो, है ना। ऐसे समझो ना कि नेल के हेड पे मार रहे हो तभी वो सही तरीके से, राइट तरीके से जा रही है, इधर उधर मारोगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी। वैसे ही हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब होता है? देखो स्पिल्ड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है इसका, और इसका मतलब हो जाता है मतलब बह जाना, है ना। तो दूध क्या है, वो बह गया, अब उस पर आप बैठ के रो रहे हो, इसका एज इट इज तो मतलब ये हो गया कि दूध बह गया अब आप रो रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है, कोई ऐसी चीज है जो अब आपके हाथ से निकल गई, है ना, पास्ट हो चुका है उसका, अब वो चीज आप उसको बदल नहीं सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूध तो बह गया, अब उसको क्या वापस से बटोर के ग्लास में थोड़ी ना डाल सकते हो। अगर फर्श पे वो दूध बह गया तो उसको क्या किया जा सकता है, वो तो चला गया। तो वैसे ही इस इडियम का यूज होता है ऐसी सिचुएशंस में जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहती, कोई चीज़ अब हो चुकी है, आपके हाथ से निकल गया है, उस पर बैठ के रोना जो होता है उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो हो गया सो हो गया, है ना, अब आगे बढ़ो, अब उसको बदल नहीं सकते हो। सो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ थी, अब वो तो हो चुकी, कोई चीज़ आपसे लॉस हो गई, अब उस पर बैठ के आज प्रेजेंट में अगर उस पर रो रहे हो तो वो गलत है, उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये पता है इडियम कैसे आया? देखो इसका मतलब क्या हो सकता है, टू रेस्क्यू अ कैट, टू रिवील अ सीक्रेट, टू लूज समथिंग, या फिर टू हाइड समथिंग। देखो एक महिला है, ऐसे इमेजिन कर लो ना, एक महिला है एक बैग में अपनी बिल्ली लेकर के जा रही है और मार्केट में है ना, मेट्रो में बैठी हुई है, मार्केट से वापस आ रही है घर, या घर से मार्केट जा रही है, कुछ भी कह सकते हो, मेट्रो में बैठी हुई है। अब बिल्लियों को कैरी करने का आई थिंक एक बैग होता है ना। उसने क्या किया, अपनी पेट बिल्ली को बैग में रख लिया और उसको मार्केट लेके गई। कुछ भी हो सकता है, मान लो बिल्ली बीमार थी, उसको डॉक्टर के पास लेके गई। सो अब जनरली सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं पेट से, तो महिला ने सोचा कि बैग में रख लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आराम से, किसी को परेशानी भी नहीं होगी आसपास में, मैं लेकर के जाऊंगी और इसका इलाज करवा लाऊंगी। बट हुआ क्या, रखा तो उसने चुपचाप से था, बट अगर वो बिल्ली बैग के बाहर आ गई
तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को देख करके पैनिक कर जाए, तो पैनिक कर जाएगी, लोग इधर उधर भागेंगे, तो हो सकता है एक दूसरे को पंजा भी मार दे। तो बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो कि कोई एक सीक्रेट था, बैग में बंद किया गया था, अब अचानक से वो बाहर आ गया, तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो उसी को कहते हैं लीव द कैट आउट ऑफ द बैग, का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, देखो इसका जो ऑप्शन है क्या क्या है, टू लिसन टू म्यूजिक, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, टू अटेंड अ कॉन्सर्ट, या फिर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। क्या हो सकता है इसका मतलब? देखो, जब आपने देखा होगा कभी कोई किसी कॉन्सर्ट वगैरह में, कोई भी, इनफैक्ट अगर जगराते में भी देखा होगा ना, तब भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि मान लो ये स्टेज है, स्टेज पे ये है परफॉर्मर, सिंगर जो गाना गा रहा है, तो वो एटलीस्ट दो स्पीकर तो ऐसे रखेगा जो उसके खुद की तरफ होंगे, है ना? वो क्यों रखते हैं पता है? ताकि उनको पता रहे वो कैसे गा रहे हैं, जिस हिसाब से उनको गाना चाहिए उनको एज इट इज़, वो उनको खुद से ही वो अपना फीडबैक लेते हैं। उनको पता होता है ना कि माइक को जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना सिंगर्स, की आवाज़ सही तरीके से जा रही है स्पीकर्स में कि नहीं जा रही है, मैं सही से गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ, वो खुद के फीडबैक के लिए रखते हैं। तो वो म्यूज़िक जो चल रहा है, वो खुद का ही म्यूज़िक खुद को ही फेस कर रहे हैं। तो खुद का म्यूज़िक खुद को फेस करने का ही मतलब होता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है वो आपको पता चलेगा, आप उस चीज़ को फेस करोगे। तो वही हो जाता है ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट। जो भी क्रिटिसिज्म है, आपने कोई, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लो आपने कोई म्यूजिक रिलीज किया, ठीक है, अब लोगों ने उसको सुना, तो भाई कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो आपने जो म्यूजिक रिलीज किया है, हर एक चीज के लिए तैयार रहो, क्रिटिसिज्म भी फेस करो, तारीफें तो मिलती ही हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट। कट टू द चेज, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस में देखें, टू रन फास्ट, टू गेट टू द पॉइंट, टू स्टार्ट चेजिंग, या फिर टू एंड सडनली। तो आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में, जब तक मूवी बोर, एक एग्जांपल ले लो, मिशन इम्पॉसिबल का, है ना, टॉम क्रूज वाली। तो इस मूवी की एक यूएसपी है, मतलब हर एक मूवी में आपको एक ना एक कोई ऐसा सीन होगा जिसमें टॉम क्रूज भागता है, ठीक है, चेजिंग चलती है, हीरो और विलन के बीच में, वो एक दूसरे को, या तो हीरो विलन को पकड़ रहा होता है या विलन हीरो को पकड़ रहा होता है। और यही सेम एग्जांपल आप ले लो फास्ट एंड फ्यूरियस में। तो जब तक मूवी कन्वर्सेशन में चलती रहती है, कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो कम मजा आता है। लेकिन जहाँ पे आती है चेजिंग वाली सीन, कि कार्स चल रही हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, मिशन, चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल वाली सीरीज हो या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस वाली सीरीज हो, इन दोनों में यही मजा आता है ना, कि भाई ये बातें बातें बंद करो, मेन पॉइंट पे आओ, जहाँ पे गाड़ियां भाग रही हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो कट टू द चेज, डायरेक्टली चेज पे आ गए, यानी कि डायरेक्टली पॉइंट पे आ गए, जो मेन पॉइंट है भाई उस पे आओ। सो वही हो जाता है इडियम के तौर पे, टू गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेज का मतलब टू गेट टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज डाइम अ डजन रेफर टू? डाइम अ डजन क्या होता है? देखो, डॉलर का जो 10वां हिस्सा होता है उसी को डाइम कहते हैं। अब कम वैल्यू का होता है, जैसे 1 रुपए की सबसे छोटी वैल्यू क्या चलती थी, मुझे याद है, जब तक अ, मैं मेरा जो बचपन था उसमें मैंने, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो 25 पैसे और 50 पैसे चलते थे, तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी 8 आना, जिसको 50 पैसे बोलते थे। अब के टाइम पे वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस टाइम पे भी क्या होता था, जो सबसे छोटी करेंसी होती है उसकी कम वैल्यू होती है, मतलब आजकल भी देखो, अगर सबसे जो छोटी वैल्यू है पैसों की वो 1 रुपये है, तो अगर आप कहीं गए हो, मान लो ऑटो वगैरह में हो या फिर कहीं भी कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, कैश दिया सामने वाले के पास, भैया 1 रुपये है नहीं, एडजस्ट कर लो, तो बोलते ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो 1 रुपये की वैल्यू कम सी हो गई है। सो वही डाइम और डजन, और डजन का मतलब होता है दर्जन, मतलब दर्जनों आपके पास डाइम पड़े हुए हैं, यानी कि इट इज़ वेरी कॉमन और ईजिली ऑब्टेंड, आसानी से मिल सकता है, दर्जनों पड़े हैं। वही होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सेज द फ्रेज गेट आउट, सॉरी, गेट वंस डक्स इन अ रो, इसका क्या मतलब होता है? आपकी जो ये बतख है ना, इनको एक रो में करना। तो बेसिकली मान लो कि कोई दुकान है, ठीक है, दुकान में आप टॉयज बेचते हो,
और वो डक्स हैं, उनको क्या किया आपने, एक रो में रख दिया। तो आपने क्या कर दिया, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। वही होता है ऑप्शन बी, टू गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उसी के लिए इडियम यूज होता है गेट वंस डक्स इन अ रो। क्वेश्चन नंबर 13, टू लेट वंस हेयर डाउन, इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शंस में अगर देखें, टू कट हेयर, टू रिलैक्स एंड एंजॉय वन सेल्फ, टू गेट एंग्री, टू कॉम हेयर। देखो आपने देखा होगा महिलाओं में वो जूड़ा बना करके रखती हैं, लेकिन जब उनको रिलैक्स करना होता है, वो बाल खोल के आराम से जब चेयर पे बैठती हैं तो दे रिलैक्स, दे फील रिलैक्स्ड एक्चुअली। सो टू लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स एंड एंजॉय वन सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14, सिटिंग ऑन द फेंस, इसका क्या मतलब होता है? फेंस का मतलब होता है चार दीवारी। मान लो ऐसी कोई वॉल है, चार दीवारी है, ठीक है। अब इस पे आप बैठे हुए हो, तो आप या तो इस साइड जा सकते हो या तो इस साइड जा सकते हो, दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो। ऐसी कैसी सिचुएशन होती, या तो आप इधर गिरोगे या तो उधर गिरोगे, यानी कि ये दो सिचुएशंस में आप पड़ गए हो। सो ऐसी जब सिचुएशन किसी और लाइफ में किसी और चीज़ में आती है, उसे को कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि हेजिटेटिंग बिटवीन टू डिसीजंस, दो निर्णय लेने हैं आपको और आप यहीं बीच में फंसे हुए हो कि ये वाला फैसला लूँ या ये वाला फैसला लूँ, उसी को इडियम में कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। क्वेश्चन नंबर 15, बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो बहुत कॉमन सा फ्रेज है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। जब आदमी इस कंडीशन में आ जाता है कि कैसे भी करके ये काम करना है, तो वहीं पे यूज होता है बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके, चाहे अच्छा करना पड़े या बुरा करना पड़े, कैसे भी करके ये काम करना है। हुक तो पता ही ना, ऐसे होता है, क्रुक भी ऐसे ही होता है ना, वो फंसाने के लिए। सो कैसे भी करके अगर कोई काम करना हो, उसी के लिए यूज होता है बाय हुक और बाय क्रुक। सो ऑप्शंस में अगर हम देखें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू फेयर और फोल मीन्स, फेयर का मतलब होता है सही और फोल मतलब होता है गलत। तो सही करना पड़े या गलत करना पड़े, किसी भी तरीके से ये काम करना है तो उसको बोलेंगे ये काम हमें बाय हुक और बाय क्रुक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, मान लो एक कोई चिड़िया है और एक दूसरा कोई पक्षी है, और मान लो वो बड़ा पक्षी है, छोटी चिड़िया है, तो वो उसके पंख नोच नोच करके लेके आएगी और अपना घोंसला बनाएगी, ठीक है, अपना फ़ायदा देख रही है, भले वो मर जाए दूसरा वाला पक्षी। तो वहाँ पे ये क्या हो गया, सेल्फिश हो करके वो अपना फ़ायदा देख रहा है। उसी को अगर ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, टू मेक मनी अनफेयरली, गलत तरीके से पैसे बनाना, उसी को कहते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, टेक टू वंस हील्स, हील्स पे आ जाना। आदमी जब दौड़ता है ना, देखो नॉर्मल दौड़ेगा तो पंजे आगे पड़ेंगे, लेकिन जब जान बचाने के लिए भागता है डर के, तो फिर वो पूरा इतना ताकत लगा करके भागेगा, तो एक ऐसा परसेप्शन होता है, मतलब एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि वो पहले हील उसकी पड़ेगी, इतना तेजी से भागता है वो ना, जान छोड़ करके। तो टू टेक टू वन हील्स मतलब टू रन अवे स्विफ्टली, बहुत तेजी से भागना, खास करके बचाव करने के लिए। टूथ एंड नेल, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस में अगर हम देखें, with all one's power or determination, with difficulty, with hesitation, slowly and steadily। टूथ एंड नेल का मतलब होता है, देखा होगा आपने, जो ऐसे जानवर होते हैं ना, मान लो शेर है, अब शेर लड़ रहा है भोजन के लिए, तो उसके पास हथियार क्या है? दो ही हैं, दांत और नाखून। अब वो लड़ेगा या तो अपनी जान बचाने के लिए या तो दूसरे की जान लेने के लिए। तो जब भी वो लड़ाई करेगा, इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेगा और अपने फुल पोटेंशियल से करेगा, है ना। उसके पास यही तो दोनों हथियार हैं और इन्हीं को पूरी तरीके से लगा करके वो लड़ेगा। सो उसी टूथ एंड नेल को कहते हैं विद ऑल वंस पावर और डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रेज रीड बिटवीन द लाइन्स, बहुत ही शानदार इडियम है, रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में पढ़ना। आप कभी अगर नॉवेल वगैरह पढ़ें, जब नॉवेल्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दो तीन लाइनें पढ़ जाओगे, वो देखने में तो बड़ी सिंपल लाइन लगती है, बट गहराई बहुत होती है उन लाइन में, उन चीज़ों में, उसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दूँ, अभी हाल ही में एक बुक पढ़ रहा था मैं, हिंदी की बुक है, मतलब हिंदी नॉवेल है। बुक का नाम है राग दरबारी और राइटर हैं श्रीलाल शुक्ल। इसी बुक में एक कैरेक्टर होता है, मतलब
कैरेक्टर का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टर जो बात बोलता है वो इतना इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आदमी का जब कर्म फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। इतना तो कह दिया, लेकिन अब ये डीप कितना है। डीप ऐसे है कि, और ये समाज की सच्चाई को दिखाता है कि जब आदमी का कर्म फूटा होता है ना तभी उसको थाना और कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। यानी कि जब भगवान कभी नौबत न लाए कि आपको थाना या कचहरी जाना पड़े। तो डीप है, इट्स वेरी डीप इन इज लाइक कि जैसे होता ना, आदमी का जीवन बढ़िया चल रहा है, अब इसको आदमी अगर कोई पढ़ेगा तो पढ़ करके ठीक है, अच्छी बात है, हाँ बोल दिया कि नहीं जाना चाहिए, बट इट्स लाइक कि आप ऐसे समझो कि एक आदमी है जो सब कुछ बढ़िया कर रहा है, टाइम से अपना ऑफिस जा रहा है, घर आ जा रहा है, बच्चे परिवार को पाल रहा है, पर कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने किसी की खुन्नस रही होगी और फर्जी का केस लगवा करके उसको बेचारे को अंदर करवा दिया, जिंदगी बेकार हो गई। तो उसके क्या हुआ, उसका कर्म ही फूटा बेचारे का। और अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे खैर कभी इसके बारे में बात करूंगा मैं, बुक्स वगैरह पढ़ने के बारे में, और आ, ऐसे बुक्स वगैरह आप भी पढ़ा करो, कई सारी बुक्स मैं सजेस्ट करता रहूँगा बीच बीच में। तो खैर एकदम एक सिंपल सी भाषा में जान लो भाई, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कोई छुपी हुई बात, गहरी बात जानना, है ना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपी हुई चीज़ को समझना, उसी को कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 20, डाई इन हार्नेस। हार्नेस क्या होता है? घोड़े के ऊपर जो काठी लगाई जाती है ना, उसी को हार्नेस कहते हैं। अब देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लड़ाइयाँ होती थी घुड़सवारी ज़्यादातर होती थी, जो घुड़सवार सैनिक होते थे ज़्यादातर होते थे, घोड़े पे चढ़ के लड़ाइयाँ करते थे। तो जब शांति के दिन है तो घोड़ा अपना अस्तबल में खड़ा है, अपना आराम कर रहा है, सैनिक भी अपना आराम कर रहा है। लेकिन जब लड़ाई लग गई, ड्यूटी का समय आ गया, तो सबसे पहले क्या करेगा आदमी, जाएगा तुरंत काठी चढ़ाएगा, घोड़े को तैयार करेगा और उसी पे बैठ के वो जाएगा लड़ाई लड़ने, उसके लिए वही ड्यूटी है। तो अब वो घोड़े पे बैठा बैठा क्या हुआ, मान लो वो शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, मर गया। तो अब वो क्या हुआ, ड्यूटी पे ही था, मतलब घोड़े पे ही बैठे बैठे वो लड़ते लड़ते मर गया। लड़ना तो उसकी ड्यूटी था ही, अब वो अपनी ड्यूटी के दौरान ही क्या हुआ, मर गया। तो उसी को कहते हैं डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस। सर्विस में अभी भी हो, यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर डूइंग योर ड्यूटी, और उसी ड्यूटी करने के दौरान आप की डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका क्या मतलब होता है? अनटर्न का देखो, ऐसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको पलट दिया, वो टर्न हो गया। तो कोई भी ऐसा पत्थर मत छोड़ो जिसको तुमने पलटा नहीं, हर एक पत्थर को पलटो। कैसे याद कर सकते हो, पहले के ज़माने में क्या होता था, खजाना ढूंढने जाते थे ना, तो खजाने पत्थरों के नीचे दबे हुए, तो पता चला मान लो 150 पत्थर हैं ऐसे पड़े हुए, आदमी सारे पत्थर पलट रहा है कि इसके नीचे मिल जाए, इसके नीचे मिल जाए, पर क्या हुआ कि लास्ट में 145 तक गए, फिर बोले यार इतने ही पत्थरों में नहीं मिला तो ये 5 पत्थरों में क्या ही मिलेगा पलट करके, है ना, इनको खोद करके क्या ही मिलेगा। बट लकीली क्या हुआ, पता चला कि कोई दूसरा आया और सारे तो पत्थर पलटे हुए थे, उस सारे तो खोद दिए जा चुके थे, 5 बचे थे, उनको दोबारा उसने खोद के देखा तो भाई 5 के नीचे मिला खजाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ अधूरी मत छोड़ो, काम है भाई पूरा करो, हो सकता है सफलता मिल जाए, है ना। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी चीज़ है, उसको यूज़ करो ताकि आपको फ़ायदा हो। तो अगर इसको हम देखेंगे, इसका मतलब टू यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स टू अचीव समथिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इन कोल्ड ब्लड। ये तो बहुत आम सा इडियम है ना, बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी कि ठंडा खून है, कोई इमोशन ही नहीं है ना, भावनाएं तो है ही नहीं, तो उसी को कहते हैं कोल्ड ब्लड। सो विदाउट इमोशन एंड डेलिबरेटली, जब बोलते हैं ना कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर की, यानी कि कोई दया दिखाई नहीं, एकदम बिना इमोशन के जानबूझ करके मार दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, थ्रो आउट ऑफ गियर। इसका क्या मतलब हो सकता है? टू डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, टू रिपेयर अ मशीन, या फिर टू स्टार्ट एन इंजन। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बाइक चलाते होगे या कार चलाते होगे तो ये गियर पे ऑपरेट करते हैं। कोई भी एक, मतलब मान लो अगर उसमें गियर नहीं सही लग रहा है ना, तो वो क्या करेगी, मशीन काम करना बंद कर देगी, सही से काम नहीं करेगी। जब वो आउट ऑफ गियर हो जाएगी, ढंग से काम ही नहीं करेगी। सो थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है
टू डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देना, उसी को कहते हैं थ्रो आउट ऑफ गियर। क्वेश्चन नंबर 24, आउट एंड आउट। आप पता चला इस सर्कल में खड़े हो, ठीक है, ऐसे दो सर्कल है, अब दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, ठीक। अब एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि बाहर जाओ, ठीक है, इस सर्कल के बाहर आ गया, बोला नहीं नहीं और बाहर जाओ, तो वो फाइनली इस सर्कल के भी बाहर आ गया, यानी अब वो इस आदमी के पास से पूरी तरीके से बाहर आ गया, कंप्लीटली बाहर आ गया। सो आउट एंड आउट, कंप्लीटली तरीके से बाहर आ जाना, यानी कि टोटली और कंप्लीटली। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली एंड कंप्लीटली, या टोटली और कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रेज नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका क्या मतलब होता है? देखो, शुरुआत में जब इस इडियम की शुरुआत हुई थी तो उसका मतलब ये पॉजिटिव था। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी मीनिंग चेंज हुई और करंट सिनेरियो में जो इसका यूज होता है, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स विद समवन, एक दूसरे से एनमिटी रखना, दुश्मनी रखना, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, उसी को कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसको याद ऐसे कर सकते हो कि दो लोग हैं, इनके दोनों के बीच में कोई भी ऐसा लव नहीं है जो लॉस्ट हुआ हो, जो खत्म हुआ हो। कैसे? जब दोनों के बीच में प्रेम था ही नहीं तो प्रेम खत्म कैसे होगा, है ना? तो प्रेम नहीं होना, इसी को कहते हैं नॉट ऑन गुड टर्म्स विद समवन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई भी वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इफ़ यू वांट टू राइट, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।